अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 12 मई 2022 है और मैं मोहम्मद अकमल ख़ान इस मुख्तसर वीडियो के थ्रू आपसे मुखातिब हूँ। ज़रदारी साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसको सुनने के बाद मैं शदीद मुस्तरब हुआ और जिस तरह सारी कौम गुस्से में है, मुझे गुस्सा भी आया और मैंने ये सोचा भी सही कि हम अपने बच्चों की अखलाकी तरबियत कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं ज़िंदगी में कामयाबी जो है वो अखलाकी रास्ते से है, अच्छाई के थ्रू है, तालीम के थ्रू है, शऊर के थ्रू है। लेकिन जिस तरह की हमारी क़यादतें बदकिस्मती से हमारे हिस्से में आई हैं और वो एक्सीडेंटली मतलब है लोग जो है जिस तरह से हुकूमतों में आए हैं पैसे के बलबूते पर, उन लोगों को देखते हुए इंसान को अंदाज़ा होता है कि हम जो कुछ अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, आया वो जब ये अमली मिसालें देखेंगे तो वो इसको किस तरह वो रिएक्ट करेंगे और वो क्या सोचेंगे कि कामयाबी का रास्ता तो शायद लोगों की गर्दनें काटने, उनका माल लूटने और फिर चंद करोड़ या चंद अरब रुपए खर्च करके हुकूमतों में पहुंचने और पुराने किस्से पाक करने और जब उनका दिल चाहे वो जिस मर्ज़ी पे चढ़ दौड़ें, वो पाकिस्तान के इदारों को ललकारें, वो कोर कमांडर की तज़हीक करें, वो कुछ भी करें, वो पूरी हुकूमत को उलट दें रिजीम चेंज में किसी के गमाश्ते बन के। तो कामयाबी तो असल ये है, लोगों हमारे बच्चों को जिनको आज हम समझा रहे हैं वो अमली मिसाल जो है वो प्रैक्टिकली तो ये देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। बार तौर वो एक वक्ती कैफियत होती है, फिर इंसान सोचता है कि नहीं, हम दुरुस्त रास्ते पे हैं, हम अपने बच्चों की दुरुस्त तरबियत कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक ना एक दिन तब्दील होना है और एक ना एक दिन ये पूरी कौम को और हर किसी को ये समझ आनी है कि बार तौर अखलाकी बरतरी ही इंसान की असल कामयाबी है। तो ज़रदारी साहब ने कल मुईद पीरज़ादा साहब ने उनके बारे में कहा कि जो हिज़यान उन्होंने बकाया सिर्फ पाकिस्तान में मुमकिन है, अगर किसी मुअज़्ज़िज़ या मुहज़्ज़िब माशरे में वो ऐसा कभी ऐसी बातें करते तो लोग इनको वैसे ही निकाल पार करते। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर वो ये हिज़यान बकते हैं, उनको सुना जाता है, उनकी खामियों पे पर्दे डाले जाते हैं, उनको बड़ा करके दिखाया जाता है, एक ज़रदारी सब पे भारी वगैरह वगैरह। खैर, ज़रदारी साहब का कल जो इज़्तिराब है वो इस वजह से था कि नून लीग में ये तासुर और ये जो इम्प्रेशन है ये शदीद तर होता जा रहा है। उनमें जो सेन लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जिनका कोई सियासी फ़हम है और उनकी सियासत हल्के की हद तक वो बहुत अच्छी सियासत भी करते हैं, वो हर शख्स ये सवाल करता है कि इस रिजीम चेंज ऑपरेशन से हमें क्या मिला है, क्या मतलब है, इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ है। उल्टा उनको शदीद नुकसान हुआ है। ज़रदारी साहब ज़ाहिर है ये चाहते हैं कि अंदरून सिंध से निकल के वो कुछ सीटें एडजस्टमेंट के थ्रू पंजाब में भी जीत सकें। ऐसा होता बज़ाहिर नज़र नहीं आता। ज़रदारी साहब ने कल किसी के सवाल के जवाब में ये भी कहा कि बाइडन मेरे दोस्त हैं, अगर साजिश करनी होती तो किसी से ख़त लिखवाने की और सफ़ीर के ख़त आने की क्या ज़रूरत थी, मेरे साथ फ़ोन पे मैं बात उनसे करता और जो कुछ हमने करना होता वो हम कर लेते। और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते बताए। ये सोचे समझे बग़ैर उन्होंने जो बाइडन को दोस्त कह दिया कि वो अब सदर अमेरिका भी हैं, उनकी कुछ बाइंडिंग्स भी हैं, कहीं वो बाउंड भी हैं, वो फ़ैसला करते हुए वो गमाश्तों से सिर्फ काम ले सकते हैं टिशू पेपर की तरह और बाद में फेंक भी देंगे, फेंक दिए गए हैं ये। तो मतलब है ये कोई मजाक नहीं है कि वो आपके दोस्त हैं क्योंकि आप कभी वो सेनेटर रहे और उस वक़्त आपका उनसे कोई ताल्लुक़ था, तो आप जो है आप उनके कारिंदे हो सकते हैं, दोस्त किसी के नहीं हो सकते। खैर, उन्होंने बहुत सारे तरक्की के रास्ते बताए, मईशत को संभालने के रास्ते बताए। उन्होंने बताया जनाब हम जो है वो असासे बेच दें, जो हुकूमत के कर्ज़े उतारें, मईशत को बेहतर करें। उन्होंने कनेक्टिविटी बताई जनाब, जो रीजनल कनेक्टिविटी है और ग्लोबल कनेक्टिविटी है पाकिस्तान की कैसे हो सकती है। वो ईरान के रास्ते से हमें यूरोप ले गए, फिर उन्होंने खुदा जाने समंदर में से कोई ट्रेन चलानी है या ज़ेरे समंदर कोई ट्रेन चलानी है, उन्होंने हमें ओमान से कनेक्ट कर दिया कि जनाब इस तरह ओमान चले जाएँ वगैरह वगैरह। अब कौम हैरान है, यानी हम परेशान हैं कि हमारी औकात बहैसियत रियासत इन गमाश्तों की मौजूदगी की वजह से इतनी भी नहीं है कि हम अपना ये फ़ैसला भी कर सकें कि हमने रूस से अगर हमें 6 महीने में 3-4 बिलियन डॉलर्स का फ़ायदा हो सकता है कि हम सस्ती गैस या सस्ता तेल भी ख़रीद लें, तो हमारी ये औकात भी नहीं है। हुकूमत को उखाड़ के फेंक दिया जाता है और इन्हीं गमाश्तों के थ्रू फेंक दिया जाता है। अंदाज़ा लगाएं। और वो हमें समझा रहे हैं कि रीजनल कनेक्टिविटी क्या है और ग्लोबल कनेक्टिविटी क्या है। वो पाकिस्तान को यूरोप ले गए, जैसे मैं अपनी गाड़ी घर से बाहर निकालूंगा और बस मैं कसरत करूंगा और मैं ईरान से होता हुआ और जनाब तुर्की से होता हुआ ग्रीस और
पता नहीं कहाँ कहाँ मैं निकल जाऊँगा और सैर व तफरी करके मैं वापस आ जाऊँगा, ना किसी पासपोर्ट की ज़रूरत होगी, ना मतलब हमें किसी ने पूछना है, क्योंकि हम तो दुनिया की सुपर पावर बन जाएंगे। जरदारी साहब जो आ गए हैं अब, और बिलावल साहब वज़ीर ख़ारजा हैं, तो हमें रोक कौन सकता है किसी मुल्क के अंदर। यानी अजीब मजाक। हैरान हूँ मैं कि नॉन विजनरी जहालत पर मबनी एक बयानिया पेश किया जाता है, और बदकिस्मती से मिलियंस ऑफ डॉलर्स जिनको अमेरिका देता है, मीडिया में बैठे हुए जुगादरी उसमें से हर चीज़ को ढक देते हैं और चंद चीज़ें निकाल के उनको बताते हैं जनाब एक जरदारी सब पे भारी, देखो जी इलेक्शन नहीं होगा। तो जरदारी साहब का मेन मसला ये है कि अगर फौरी इलेक्शन हो गया तो उनके हाथ कुछ नहीं आएगा, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा टाला जाए, माल पानी भी बनाया जाए, और जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की बातें कर रहे हैं बदकिस्मती से, वो तो इमरान खान साहब ने रिफॉर्म्स की ताकि धांधली से बचा जा सके, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की तरफ जाया जा सके, जहां लोग करोड़ों रुपया अपने फ़ोन के अंदर से, मोबाइल फ़ोन के अंदर से ऐप्स के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो अगर पॉसिबल है तो ये कैसे हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू जो है हम सारे खिचड़ी से निकल के और फौरी रिजल्ट भी हासिल करें और बिल्कुल शफाफ एक इलेक्शन भी मुल्क के अंदर हो। वो ईवीएम का कानून ला चुके हैं, और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अगर नवाज शरीफ वहाँ बैठ के सारी मामला चला सकते हैं, लंदन में बैठ के चला सकते हैं, इसाक डार हमारा वहाँ बजट बना सकता है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, उनके हल्के में स्टेक्स हैं, उनकी यहाँ फैमिलीज़ हैं, वो समझते हैं इट्स ए ग्लोबल विलेज नाउ, हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन है, ट्विटर है, फेसबुक है, सारी मालूमात उनको मिलती हैं, वो भी हमारी ही तरह बेहतरीन एनालिसिस कर सकते हैं, हमसे बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं, उनके पास वसाइल मैसर हैं उनको। तो वो क्यों ये फैसला नहीं कर सकते कि मुल्क में किसको इक़्तिदार में आना चाहिए? वो अपने हल्के में क्यों वोट नहीं डाल सकते वहाँ मौजूद होते हुए? वो पैसे भेज सकते हैं, वो 31 अरब रुपए तक की रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। तो उनसे अब बिलावल साहब ने भी तकरीर की है कौमी असम्बली में, वो भी शदीद मुस्तरब नज़र आए, और उनका भी इस्तराब यही है कि किसी तरह ये जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स इमरान खान साहब ने की हैं, इनको किस तरह रोल बैक किया जाए। तो उसको ही वो इंतखाबी इस्लाहात कहते हैं। यानी वो कहते हैं जनाब जो उन्होंने गैर आइनी काम किया है, गैर आइनी काम किया, उसको हम रोल बैक करना चाहते हैं। वो गैर आइनी काम वो हैं जो शफाफियत इलेक्शन के अंदर लाएंगे। शफाफ इलेक्शन में इनको पता है ये जीत नहीं सकते इस वक्त, तो इनको ये भी पता है कि हो सकता है 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान आ जाए, तो फिर इनका हशर क्या करेगा। वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी आ गया और कानून साजी खुद कर सका, तो भी इनका जो हशर करेगा वो इनको बहुत अच्छी तरह से पता है। लिहाजा ये सब चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इसको ड्रैग किया जाए मईशत, लेकिन इनसे संभल नहीं रही। अब देखें, हम एक तरफ मुझ जैसे लोग जो हैं वो इस बात पे मुस्तरब होते हैं कि हमारी रियासत का तासुर क्या बना दिया गया। बखुदा मैं दूसरी तरह सोचता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि हमारी रियासत का तासुर पूरी दुनिया में एक बनाना रिपब्लिक की बजाय एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत की हैसियत से अब बनने लगा है। उसकी वजह ये है कि पूरी कौम में बेदारी की एक लहर है। पूरी दुनिया इमरान खान साहब के जलसों को, अवाम के उनके निकाले जाने पर अवाम के रिएक्शन को बनज़रे जिसको कहते हैं बहुत बहुत गौर से देख रही है पूरी दुनिया। अगर वो न देख रहे होते तो जो रिजीम चेंज का मास्टरमाइंड है अमेरिका, आप अंदाज़ा लगाइए कि इनको लाने के बाद इनके मौशी हालात ठीक करने में कितनी देर लगती थी। IMF से एक बेहतरीन पैकेज इनको दिलवा दिया जाता और किसी तरह भी चंद अरब डॉलर को मैनेज करना उनके लिए कोई मसला नहीं था। लेकिन उनको नज़र आ रहा है कि ये नहीं चल सकते, पूरी कौम में बेदारी आ गई और पूरी कौम खड़ी हो गई है। तो इस एहतजाज का नतीजा क्या निकलेगा, जिसकी वजह से वो भी 2 कदम पीछे हटने पे मजबूर हो गए, क्योंकि उन्होंने तो रियासत के साथ काम करना है, गमाश्तों के साथ काम नहीं करना। वो उनकी कोशिश होती है कि रियासत पर गमाश्ते किसी न किसी तरह मुसल्लत कर दिए जाएं और सब कुछ स्मूथ हो जाए। लेकिन गमाश्तों के मुसल्लत करने के बाद अब अमेरिका को भी ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये नाअहल लोग चल ही नहीं सकते, किसी सूरत नहीं चल सकते। जो भानुमती का कुनबा उन्होंने जोड़ तो दिया है, यानी मुझे तो इस पर कोई शक नहीं है कि ये रिजीम चेंज ऑपरेशन था। किसी को शक होता हो तो वो कोई कहे ये मुदाखलत है, साजिश नहीं है, ये बिल्कुल साजिश थी, उस पर मिन्नुअन अमल हो गया, ठीक है। लेकिन कौम बेदार हो गई। अब इससे इनकी वजह से जो भी तासुर पूरी कौम का था या पूरी रियासत का एक बनाना रिपब्लिक की हैसियत से जो भी तासुर बना हुआ था, कौम की बेदारी ने उस तासुर को तब्दील कर दिया। अब अमेरिका भी बैक फुट पे है,
चाइना पीछे हट गया है, IMF अभी तक लोन देने के लिए या नया प्रोग्राम देने के लिए तैयार नहीं है जब तक ये कोई मुश्किल तरीन फैसले नहीं कर लेते, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने पैसे देने हैं तो उन्हें पैसे वापस लेने। इसी तरह UAE ने, सऊदी अरेबिया ने इनको झंडी दिखा दी है सारों को। तो ये खुदा का शुक्र है कि कौम जो है उस पहली मंजिल पर पहुंच चुकी है जहां दुनिया हमें सीरियस लेना शुरू करेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और दूसरी बात, जो मुल्क के फैसला साज थे उनको भी यही लगता था कि इमरान खान साहब की मकबूलियत नहीं रही, तो बदकिस्मती से वो उनसे कोई बेहतर आदमी तो इस वक्त मौजूद है नहीं, उनके बराबर का भी मौजूद नहीं। ये करप्ट लॉट थी, किसी न किसी तरह ये फैसिलिटेट किए गए और ये ऊपर आ गए। अब ये ऊपर आ गए तो अब वो उससे ज़्यादा परेशान है कि उनका अपना तासुर, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसका अपना तासुर अवाम में क्या क्या जा रहा है। क्योंकि देखें, लोग पुलिस से डरते हैं, फ़ौज से डरते नहीं हैं, फ़ौज से लोग मोहब्बत करते हैं। उसकी वजह यह है कि फ़ौज की जो मॉरल स्टैंडिंग है, हमारे मुल्क की जो अफवाज हैं उनकी जो मॉरल स्टैंडिंग है, उसमें जो मेरिट है वो हद से ज़्यादा है। उसकी वजह से पूरी कौम मोहब्बत करती है। अब पूरी कौम जो है वो फ़ौज से भी सवाल करने लगी है कि ये सारा कुछ कैसे हो गया। तो उसको देखते हुए हर शख्स परेशान है, एस्टेब्लिशमेंट परेशान है खुद, कि ये क्या जंजाल गले में डाल लिया गया है। और ये ऐसे लोग हैं कि इस कदर नाअहल लोग हैं कि इनको ये तक सेंस नहीं है बात कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी। यानी शहबाज शरीफ साहब अभी वजारत उज़्मा उनको अभी मिली ही थी और उन्होंने बता दिया कि जनाब बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। यानी ये बात कोई बोलने की थी, अपनी नाअहली को उन्होंने साबित कर दिया। अब वो भाग दौड़ तो कर रहे हैं। जो उनका एक एडमिनिस्ट्रेटर का तारुफ था, लगता था ये बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट उनकी ज़बरदस्त थी, PR उनकी बहुत ज़बरदस्त थी, वो तमाम तर तासुर भी ज़ाइल करके रख दिया। और नून लीग इसमें लूज़र ही लूज़र है। वो मुश्किल फ़ैसले करती है, चीज़ों को महंगा करती है, तेल को महंगा करती है। तो वो तमाम चीज़ें जब भी इलेक्शन होता है मुस्लिम लीग नून के खाते में पड़ेंगी, क्योंकि महंगाई का शदीद तरीन तूफ़ान आएगा। तो एक चलती हुई हुकूमत को इस तरह चलता किया गया। वो फंडेड तेल की कीमतें कम करके गए, पैसे रख के गए, उसके लिए अलग पैसे उन्होंने रखे। वो रूस के साथ मुआहदा कर रहे थे एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से, ताकि तेल और गैस वहाँ से ली जा सके। उससे पाकिस्तान को तकरीबन $4 अरब का रिलीफ मिलना था। IMF का पैकेज टोटल $6 अरब का है। तो 4 अरब का 6 महीने में अगर हमें रिलीफ 30% लेस पर हमें गंदम जो हमें सस्ती मिल रही थी, या हमें तेल जो सस्ता, गैस जो हमें सस्ती वहाँ से मिलनी थी रशिया से, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उससे पाकिस्तान में किस कदर बड़ी तब्दीली आ सकती थी, कितना रिलीफ आवाम को मज़ीद दिया जा सकता था। फिर जितने सोशल वेलफेयर के जो मतलब मंसूबे थे इमरान खान साहब के, वो तकरीबन ख़त्म किए जा रहे हैं। सेहत कार्ड के ऊपर शदीद अभाम है, वो तकरीबन अमलन ख़त्म हो चुका है। हॉस्पिटल उस पर इलाज नहीं कर रहे, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहे। उधर नून लीग जो है वो सर जोड़ के बैठी हुई है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अब इस हुकूमत को गले से उतारा जाए, रखा जाए तो ये माशी मामलात कैसे हल होंगे। यहाँ तो दोस्त और जो लेकर आए हैं वही अभी ताउन का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। मुश्किल तरीन फ़ैसले करने हैं, और अगर ये 6 महीने में ही हुकूमत ख़त्म करनी है तो अभी उन फैसलों के असरात भी नहीं सामने आए होंगे। तो हर चीज़ में वो लूज़र नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ कि उमर महमूद हयात साहब एक मिलिट्री ऑफिसर हैं साबिक, और थिंक टैंक से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने एक ट्वीट किया आज, और बहुत खूबसूरत, मैं आपके साथ इसलिए उसको शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 2008 में वाशिंगटन DC अमेरिका में एक थिंक टैंक के इजलास में शिरकत का मौका मिला, जहाँ एक सवाल पूछा गया कि वेयर द डिसीजंस फॉर पाकिस्तान टेकन, यानी पाकिस्तान के फ़ैसले कहाँ किए जाते हैं, पाकिस्तान की तकदीर के फ़ैसले कहाँ किए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वहाँ शरीक अक्सरियत का ख्याल ये था कि पाकिस्तान के फ़ैसले वाशिंगटन, लंदन, रियाद, दुबई और बीजिंग में किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत मुस्तरिब हुआ और मुझे बहुत गुस्सा आया। आज तकरीबन 14 साल बाद मैं समझा हूँ कि जो कुछ उस वक्त कहा गया था उसका मतलब क्या था। आगे उन्होंने फरमाया कि आज ये बहुत ज़रूरी है कि हम बहैसियत कौम अपने पाँव पर खड़े हों और अपने फ़ैसले ख़ुद कर सकें और अपनी मंजिल का तयन खुद कर सकें। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो बात दानिश्वरों को 14 सालों में समझ आई है, इस रिजीम चेंज ऑपरेशन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इमरान खान साहब ने वो बात 1 महीने के अंदर अंदर पूरी कौम को समझा दी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।